एक ऐसे महाकवि जो प्रारंभ में महामूर्ख कहे जाते थे, एक ऐसे महाकवि जिनको जिनकी पत्नी ने मूर्ख कहकर घर से निकाल दिया और जाते वक्त कहा कि अब तभी वापस आना जब आप ज्ञान और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त कर लो। एक ऐसे महाकवि जो आगे चलकर संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए, जो महान काव्यकार और नाटककार होने के साथ साथ ही परम ज्ञानी कहे गए और जिनको भारत के श्रेष्ठ कवियों में शुमार किया गया। एक ऐसे महाकवि जो देखने में जितने सुंदर और आकर्षक थे, उतना ही आकर्षण उनकी संस्कृत में लिखी हुई रचनाओं में था, उतना ही आकर्षण उनके ग्रंथों में था। यानी कि अगर कोई एक बार उनकी रचनाएं पढ़ ले तो खुद को दोबारा पढ़ने से रोक नहीं सकता। एक ऐसे महाकवि जो इतने सारे गुण होने के साथ साथ ही राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और जो महाकाली के भक्त कहे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम महाकवि कालिदास के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल शाइन विद इंस्पिरेशन पर स्वागत करती हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट, कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास और महान लोगों के जीवन प्रसंग, इसी तरह की वीडियोज़ आपको प्रेरणा देने के लिए आती रहती हैं। तो आइए बात करते हैं महान कवि कालिदास जी के बारे में। कालिदास जी भारत के उन महान कवियों में से हैं जिन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर अपनी रचनाएं सरल, सुगम और अलंकार युक्त भाषा में की, जो अभी तक के साहित्य के महान कवियों में से अद्वितीय कवि कहे जाते हैं और जिन्होंने नाट्य, महाकाव्य और गीत काव्य के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय रचना शक्ति का प्रदर्शन किया। एक प्रश्न यह भी आता है दोस्तों कि क्या कालिदास बचपन से ही ऐसे थे? क्या वो शुरू से ही इतने विद्वान थे? आइए बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन काल के बारे में। यदि उनके प्रारंभिक जीवन काल के बारे में चर्चा करते हैं और यहाँ पर प्रश्न आता है कि उनका जन्म काल और जन्म स्थान, तो दोस्तों इन दोनों ही बातों में विद्वानों में मतभेद हैं। उनके जन्म स्थान और जन्म समय की बातें अनिश्चित हैं। इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन दोनों ही तथ्यों को लेकर विद्वानों के मत अलग अलग हैं। माना जाता है कि 150 ईसा पूर्व से 450 ईसवी पूर्व तक कालिदास जी रहे होंगे। एक रिसर्च के मुताबिक उनका जन्म काल गुप्त काल में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने गुप्त काल के शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविका अग्निमित्रम नाटक लिखा और अग्निमित्र ने 170 ईसा पूर्व में शासन किया था और इसी आधार पर कालिदास जी के जन्म का अनुमान लगाया जाता है। 6ठी सदी में बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम में भी कालिदास जी का उल्लेख किया है और इसी काल के पुलकेशिन द्वितीय के भी ऐहोल अभिलेख में कालिदास जी का जिक्र है। यानी कि इन प्रमाणों से ये तो स्पष्ट है कि कालिदास जी इनके बाद के नहीं हो सकते और इस आधार पर कालिदास जी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसवी के बीच में जन्मे माने जाते हैं। इसी प्रकार से यदि कालिदास जी के जन्म स्थान की बात करें तो उसमें भी मतभेद हैं। कहा जाता है कि उनके द्वारा लिखित खंडकाव्य मेघदूत में उज्जैन शहर का वर्णन है, तो इस तरह से कई रचनाकार, कई इतिहासकार उनको उज्जैन शहर का मानते हैं। तो कुछ के अनुसार उनका जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के कलिष्ठा गांव में माना जाता है। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा कालिदास जी की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है और यहाँ कालिदास जी के नाम पर एक सभागार का निर्माण भी कराया गया है। कालिदास जी जितने खूबसूरत और आकर्षक थे, उनकी रचनाओं में भी उतना ही आकर्षण था। बचपन में काफ़ी मूर्ख कहे जाते थे, लेकिन आगे चलकर उनको एक महान और श्रेष्ठ कवि का दर्जा प्राप्त हुआ। आइए बात करते हैं कालिदास जी के वैवाहिक जीवन की। कहा जाता है कि कालिदास जी का विवाह, कालिदास जी की शादी एक संयोग मात्र थी। उनका विवाह परम विदुषी कन्या विद्योत्तमा से हुआ था, जो कि एक राजकुमारी थी, जो बहुत विद्वान थी और ऐसी मान्यता थी कि उनको विद्वता में, शास्त्रार्थ में कोई नहीं हरा सकता था। राजकुमारी विद्योत्तमा ने संकल्प लिया था कि जो भी विद्वान उनको शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वो विवाह उनसे ही करेंगी और इस तरह से एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें तमाम विद्वानों को आमंत्रित किया गया, किंतु राजकुमारी विद्योत्तमा को, विदुषी विद्योत्तमा को
कोई भी शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर पाया। इस तरह से विद्वानों को अपना अपमान महसूस हुआ और उनमें से कुछ विद्वानों ने संकल्प लिया कि अब वो राजकुमारी को शास्त्रार्थ में पराजित तो करेंगे, किंतु किसी मूर्ख के द्वारा उनका विवाह किसी परम मूर्ख से करवाएंगे। इस तरह से कुछ जो विद्वान थे जो ऐसा करना चाहते थे, वो एक मूर्ख इंसान की तलाश में निकले। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें कालिदास जी दिखे, जो कि एक पेड़ पर बैठकर उसी पेड़ की उस डाली को काट रहे थे जिस पर वो स्वयं बैठे थे। उन विद्वानों को लगा कि इससे ज़्यादा मूर्ख इंसान संसार में और कौन सा हो सकता है, जो जिस डाली पर बैठा है उसको ही काट रहा है। उन्होंने कालिदास जी को कुछ समझाया और उसके बाद वो राजकुमारी के पास कालिदास जी को ले आए। कालिदास जी से शास्त्रार्थ यह कहकर कराया गया कि ये परम विद्वान हैं और ये बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, इसलिए ये आपके प्रश्नों का उत्तर मौन रहकर ही देंगे। और राजकुमारी तैयार हो गई। तो तय ये था कि कालिदास जी संकेतों में विदुषी विद्योत्तमा के उत्तर देंगे और इस प्रकार शास्त्रार्थ शुरू हुआ। सबसे पहले विदुषी विद्योत्तमा ने कालिदास जी को संकेत की भाषा समझाते हुए एक उंगली दिखाई, जिसका मतलब था कि ब्रह्म एक है। कालिदास जी को लगा कि ये शायद मुझे एक उंगली इसलिए दिखा रही हैं, ये इशारा कर रही हैं कि ये मेरी एक आंख फोड़ देंगी। इसके प्रत्युत्तर में कालिदास जी ने 2 उंगलियां दिखाई। इन 2 उंगलियों को दिखाने का अभिप्राय विदुषी को लगा कि कालिदास जी कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म तो एक है, परंतु इस प्रकृति में जीव का भी महत्व है, इसलिए प्रकृति ब्रह्म और जीव दोनों पर ही टिकी हुई है। और इस प्रकार वो कालिदास जी के उत्तर से संतुष्ट हुई। दूसरे प्रश्न में विद्योत्तमा ने कालिदास जी को 5 उंगलियों वाला एक पंजा दिखाया, जिसका मतलब था कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में 5 तत्व हैं, जिसको कालिदास जी ने यह समझा कि शायद विद्योत्तमा उनको थप्पड़ मारने का इशारा कर रही हैं और इसके बदले में उन्होंने उंगलियों को मोड़कर घूंसा बनाकर दिखाया, जिसका अभिप्राय ये था कि यदि आप मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं आपको घूंसा मारूंगा। अब विद्योत्तमा ने ये समझा कि कालिदास जी कहना चाह रहे हैं कि सृष्टि में भले ही 5 तत्व विद्यमान हैं, लेकिन इन 5 तत्वों को हमारा मन कंट्रोल करता है। हमारे मन से ही ये 5 इंद्रियां चलती हैं और वो इस प्रकार कालिदास जी के दूसरे उत्तर से भी संतुष्ट हुई। इसी प्रकार शास्त्रार्थ चलता रहा और इस प्रकार कालिदास जी ने परम विदुषी कन्या विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और विद्योत्तमा कालिदास जी से विवाह करने को सहज तैयार हुई। धीरे धीरे विद्योत्तमा को एहसास होने लगा कि कालिदास जी महामूर्ख हैं। एक बार कालिदास जी ऊँट को संस्कृत में उष्ट ना कहकर उट बोल रहे थे। विद्योत्तमा ने ये सुन लिया और उनको लगा कि मैंने तो किसी बहुत बड़े महामूर्ख से शादी कर ली है, और उन्होंने कालिदास जी से कहा कि तुम इसी वक्त घर से निकल जाओ और वापस तभी आना जब तुम विद्वता और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त कर लो। अपनी पत्नी की बातों से बहुत ज़्यादा दुखी होकर कालिदास जी घर से निकल तो गए, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि अब वो बहुत ज़्यादा विद्वता और प्रसिद्धि प्राप्त करके ही घर वापस आएंगे। अपनी पत्नी की बातों से तिरस्कृत और अपमानित महसूस करके कालिदास जी जब घर से निकले तो उन्होंने माँ काली की आराधना करने का संकल्प लिया और माँ काली की कठिन आराधना और तपस्या करने के बाद माँ काली ने उनको प्रसन्न होकर परम विद्वान होने का आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार कालिदास जी आगे चलकर बहुत विद्वान, संस्कृत के प्रकांड ज्ञानी और महान कवि कहलाए। चूँकि कालिदास जी को उनकी पत्नी के तिरस्कृत करने पर ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान का रास्ता उनको उनकी पत्नी ने ही दिखाया, तो इस प्रकार कालिदास जी अपनी पत्नी को ही अपना गुरु मानते थे और इस तरह से कालिदास जी की गणना विश्व के महान विद्वानों में की जाने लगी। जब ज्ञान प्राप्त करके कालिदास जी घर वापस आए तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए संस्कृत में कहा, कपाटम उद्दाट्य सुंदरी, यानी कि सुंदरी दरवाज़ा खोलो। इस प्रश्न के उत्तर में विद्योत्तमा ने कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, यानी कि यह तो कोई परम विद्वान लगता है। तो इस तरह कालिदास जी जब वापस घर लौटे तो उनकी पत्नी ने उन्हें सहज स्वीकार किया और उन्होंने अपनी पत्नी को ही अपना गुरु माना, क्योंकि अपनी पत्नी की वजह से ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और आगे चलकर वो महान विद्वान कहलाए। यदि बात करें उनके ग्रंथों की तो कालिदास जी ने कुल मिलाकर 40 ग्रंथ लिखे, जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि वो कितने प्रगाढ़ और महान विद्वान हो सकते थे।
कालिदास जी अपनी रचनाओं में अलंकार युक्त सरल और मधुर भाषा का प्रयोग करते थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का बखूबी वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में की गई ऋतुओं की व्याख्या सराहनीय है और वो अपनी रचनाओं में नैतिक मूल्यों और आदर्शवादी परंपरा को अवश्य ही स्थान देते थे। अपनी दूरदर्शी सोच, विलक्षण बुद्धि के द्वारा ही लिखी गई रचनाओं के कारण ही कालिदास जी को अप्रतिम अद्वितीय यश मिला, उनको महान और श्रेष्ठ कवियों का दर्जा प्राप्त हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं जो कि आज भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ी जाती हैं, उनमें से कुछ हैं मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और खंडकाव्य मेघदूतम और ऋतु संहार। कालिदास जी न सिर्फ एक अच्छे विद्वान, महान कवि और संस्कृत के ज्ञाता ही थे, बल्कि उन्हें ज्योतिष का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने उत्तर कालमृत नामक एक पुस्तक लिखी जो ज्योतिष पर आधारित है, जिससे पता चलता है कि कालिदास जी ज्योतिष विद्या में भी प्रखर और ज्ञानी थे। उनके द्वारा लिखी हुई कुछ अन्य रचनाएं हैं श्यामदंडकम, ज्योतिर्विद्या भरणम, श्रृंगार रस शतम, सेतु काव्यम, श्रुतबोधम, श्रृंगार तिलकम, कर्पूर मंजरी और पुष्पवाण विलासम। माँ काली की आराधना करने के कारण, उनका भक्त और दास कहलाने के ही कारण उनका नाम कालिदास पड़ा, जिसका अभिप्राय होता है काली की सेवा करने वाला। बात करते हैं आधुनिक काल में कालिदास जी के महत्व की। यदि आधुनिक काल में कालिदास जी के महत्व की हम बात करें दोस्तों, तो हमें पता चलता है कि कालिदास जी के नाटकों का अनुवाद देश विदेश की अनेक भाषाओं में हुआ है। दक्षिण भाषा फिल्म इंडस्ट्री के कई निर्माताओं ने कालिदास जी के अनेक नाटकों पर कई लोकप्रिय फिल्में बनाई हैं। कन्नड़ भाषा में कालिदास जी के जीवन पर कविरत्न कालिदास फिल्म बनी, जो कि आगे चलकर बहुत लोकप्रिय रही। तो वहीं हिंदी लेखक मोहन राकेश ने कालिदास जी के जीवन संघर्ष पर आधारित एक नाटक लिखा, जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन, जो कालिदास जी के संघर्ष में जीवन की बहुत सुंदर व्याख्या करता है। तो वहीं 1984 में कृष्ण कुमार जी ने अस्ति कश्चित वागर्थी नामक नाटक लिखा, कालिदास जी के वैवाहिक जीवन की लोकप्रिय घटना पर आधारित था। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे कालिदास जी का विवाह एक संयोग मात्र था और कैसे कालिदास जी विद्वान बने। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह पता चला कि किस तरह कालिदास जी विद्वान बने, यानी कि किस तरह वो जीरो से हीरो बने और किस तरह से उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया। तो दोस्तों, इससे एक बात तो तय है कि हम सभी के अंदर एक शक्ति है। अगर हम बात करें लोगों के जीवन की, तो हम सभी के जीवन में परेशानियां हैं, कमियां हैं, संघर्ष हैं, तनाव हैं और बहुत सारी दुविधाएं हैं। किंतु इन सब के होते हुए भी जब हम जीवन में कुछ खास करें, जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित रहें और हर वक्त अपने कार्य को लगनशीलता के साथ करते रहें, जब हमारे पास कुछ भी ना होते हुए भी हमें बहुत कुछ प्राप्त करने की ललक हो, हमें जीवन में कुछ अच्छा करने का एक जुनून हो, और जब इसी जुनून को प्राप्त करने में हमें अंदर से कोई शक्ति प्राप्त होती है, तो वही होती है हमारी इनर पावर और वही होती है हमारी आंतरिक शक्ति, जो कि ईश्वर ने हम सबके अंदर दी है। तो अपनी इस आंतरिक शक्ति से प्रेरित होकर करते रहिए उपलब्धियां हासिल और बढ़ते रहिए अपने लक्ष्यों की ओर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक किए बिना ना जाएं, वीडियो को शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसी ही अच्छी सी कहानी, अच्छे से प्रसंग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।